स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और उत्साह का होता है, लेकिन इस बार ये दिन सियासी गलियारे में गहमागहमी का कारण बन गया। लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाने को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया। इस घटना ने कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच पहले से ही गर्म सियासी माहौल को और आग लगा दी है। कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे विपक्ष के नेता का अपमान करार दिया है और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए, मोदी जी अब वक्त आ गया है कि आप 4 जून के बाद नई सच्चाई को स्वीकारें। जिस अहंकार के साथ आपने राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में पीछे की पंक्तियों में धकेल दिया, उससे साफ है कि आपने कोई सबक नहीं लिया है। राहुल गांधी का लाल किले में इस तरह से बैठाया जाना कांग्रेस के लिए केवल एक मामूली प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने और उसकी अहमियत को कमतर दिखाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्या यह एक सहयोग मात्र था या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य छिपा हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि लाल किले पर ओलंपिक मेडल विजेताओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें आगे की पंक्तियों में बैठाया गया, जिससे राहुल गांधी को पीछे की पंक्तियों में जगह दी गई। लेकिन कांग्रेस इस सफाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेथ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दिया और कहा कि ओलंपिक मेडल विजेताओं को सम्मान मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से यह सम्मान नहीं दिया जा सकता? आखिरकार वे क्यों आगे बैठाए गए? इस पूरे मामले ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को सामने ला दिया है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में ये पहली बार है जब लोकसभा में विपक्ष का नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल हुआ है। और 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिल सका, क्योंकि पार्टी आवश्यक यानी 10% सीटें जीतने में नाकाम रही थी। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, जिसमें राहुल गांधी को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष के नेता को प्रोटोकॉल के अनुसार जो सम्मान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं दिया गया? क्या ये वास्तव में प्रशासनिक भूल थी या फिर सरकार की ओर से एक सोची समझी रणनीति? यह घटना सिर्फ राहुल गांधी की सीट का मामला नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के भीतर विपक्ष के नेता की भूमिका और सम्मान पर भी सवाल खड़े करती है। इस विवाद ने 10% सीटों के उस नियम पर भी चर्चा को तेज कर दिया है जिसे नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए जरूरी माना जाता है। 1977 में लागू हुए सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट में इस तरह के किसी भी नियम का जिक्र नहीं है। इस कानून के अनुसार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाना चाहिए, भले ही उस पार्टी के पास 10% से कम सीट क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कांग्रेस को 2014 और 2019 में यह दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि पार्टी ने 10% सीटों की न्यूनतम सीमा पार नहीं करी। सवाल ये उठता है कि अगर 1977 का कानून स्पष्ट रूप से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का निर्देश देता है, तो फिर 10% सीटों का नियम कहां से और क्यों आया? और क्या यह नियम भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का एक तरीका है, या फिर यह सिर्फ एक परंपरा बन गई है जिसे बिना किसी औपचारिकता के माना जा रहा है? यह विवाद हमें इस बात पर भी सोचने पर मजबूर करता है कि विपक्ष के नेता का पद सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र के संतुलन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विपक्ष का नेता न केवल संसद में विपक्ष की आवाज होता है, बल्कि उनकी भूमिका विभिन्न संसदीय समितियों और नियुक्तियों में भी अहम होती है। पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टीमेट कमेटियों में उनकी भागीदारी होती है। साथ ही वह संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों का हिस्सा होते हैं, जो सीबीआई, ईडी, सीवीसी और सीआईसी जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्तियां करती है। इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया गया है कि क्या सरकार वास्तव में लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान कर रही है? क्या विपक्ष को स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह में भी सम्मान का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? तो दोस्तों, क्या यह वास्तव में विपक्ष के नेता का अपमान था या फिर एक प्रशासनिक भूल? क्या सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, या यह सिर्फ एक साधारण प्रोटोकॉल का मामला था? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर राजनीतिक हलचल की ताज़ा खबरें सबसे पहले पा सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।